जो अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठवा सकता है, वो ईरान के सामने अचानक से बेबस क्यों नजर आने लगा? Israeli officials convinced you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. 13 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के लोगों से कहा कि मदद रास्ते में है, तो उसका सीधा मतलब था कि हमला होने वाला है। And all I say to them is help is on its way. You saw. लेकिन फिर 15 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न ले लिया और कहा हमला नहीं होगा। सारी दुनिया हैरान थी कि आखिर 48 घंटों में ऐसा हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप की वो कौन सी कमजोरी थी जिसे सऊदी अरब और कतर ने पकड़ लिया था। सवाल उठा कि क्या ईरान के ऊपर जो जंग के बादल मंडरा रहे थे वो हट गए? क्या खामनोई जो है अब ईरान में सर्वे सर्वा बने रहेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बैकडोर से डील कर ली ईरान के साथ? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को वो कौन सा फोन किया था जिसने जंग रोक दी। क्या आगे जंग होगी? क्या चीन और रूस की एंट्री ने अमेरिका के हाथ बांध दिए हैं? आने वाले टाइम में एलॉन मस्क की स्टारलिंक क्या ईरान में क्रांति लाने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण या कहें कि सबसे रोचक कि 15 जनवरी को अचानक से पेंटागन में पिज्जा के ऑर्डर कैसे बढ़ गए थे। पिज्जा और युद्ध बड़ा खास कॉम्बिनेशन है अमेरिका को लेकर। लेकिन इस कहानी को समझना है तो आपको 15 जनवरी 2026 की शाम को चलना होगा, क्योंकि वॉशिंगटन में सब कुछ सामान्य था। रक्षा मामलों के जानकार और इंटरनेट पर नजर रखने वाले जासूसों की नजरें पेंटागन पर टिकी थी। एक आसपास अजीब सी हलचल थी। पिज्जा की दुकानों में देर रात ऑर्डर्स बढ़ रहे थे। इसे खुफिया दुनिया में द पेंटागन पिज्जा इंडेक्स कहा जाता है। हालांकि कोई सरकारी नियम नहीं है, लेकिन यह एक बहुत सटीक इशारा माना जाता है। 1990 के दशक में फ्रैंक मीक्स नाम के एक पिज्जा वाले ने इस बात का खुलासा किया था कि अमेरिका जब भी किसी देश पर बड़ा युद्ध या कोई बड़ी फौजी कार्रवाई करता है तो पेंटागन और व्हाइट हाउस में पिज्जा की डिलीवरी कई गुना बढ़ जाती है। वजह साफ है, अधिकारी उस दिन घर नहीं जाते, वो वॉर रूम में बैठकर रणनीति बनाते हैं। 15 जनवरी की रात भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पेंटागन के भीतर नक्शे खुले थे, ईरान के 52 ठिकानों पर निशाने लगाए गए थे। इशारा बिल्कुल साफ था कि हमला होगा, लेकिन ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर एक फोन कॉल ने सारे खेल को पलट कर रख दिया। वो फोन कॉल किसका था? वो फोन कॉल नेतन्याहू का था, क्योंकि तेल अवीव में माहौल तनाव भरा था। खबरों की माने तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विमान ने एक अजीब हरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह सुरक्षा के लिए किया गया था। जब भी बड़े हमले का डर होता है तो पीएम को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है, लेकिन असली खबर तो वो फोन कॉल थी जो नेतन्याहू ने अमेरिका में की। 14 जनवरी को इजरायली पीएम ने ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति को साफ शब्दों में सलाह दी कि अभी ईरान पर आप हमला मत कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये दुनिया में कई लोगों को चौंका सकता है कि इजराइल का प्रधानमंत्री अमेरिका से क्यों कह रहा है कि आप ईरान पर हमला मत कीजिए, क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू तो पिछले 20 साल से चाहते थे कि ईरान पर अटैक हो जाए। फिर सवाल है वो फोन करके रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह जो है वो इजराइल की फौजी तैयारी थी। जून 2025 की लड़ाई में इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम पर बहुत दबाव डाला गया था। इजराइल को अपनी मिसाइलें दोबारा भरने के लिए समय चाहिए था। नेतन्याहू जानते थे कि अगर आज अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जो पलटवार करेगा वो अमेरिका पर नहीं करेगा, वो इजराइल के शहरों पर करेगा। और इस नाजुक मोड़ पर इजराइल अपने देशवासियों के लिए कोई खतरा नहीं चाहता था। इजराइल की यह मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ब्रेक लगाने की वजह बन गई। हालांकि यह सिर्फ एक वजह है, सारी वजह यही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं थी। उन्हें दूसरा और सबसे बड़ा झटका लगा अपने पुराने दोस्त सऊदी अरब, कतर और मिस्र से। अमेरिका इस बात की उम्मीद कर रहा था कि ईरान पर जब वो हमला करेगा तो अरब देश उसके साथ खुलकर खड़े होंगे। लेकिन 15 जनवरी को रियाद और दोहा से साफ साफ एक मैसेज वॉशिंगटन भेजा गया। मिडिल ईस्ट के इन देशों ने अमेरिका को साफ कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए आप हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह अमेरिका की फौज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है। अगर ये देश मदद ना करे तो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरान तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबा और खतरनाक रास्ता लेना पड़ता। हालांकि इसके पीछे अरब देशों को अपना डर था। ईरान ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर उसके पड़ोसियों ने अमेरिका को हमले के लिए जगह दी तो ईरान उन देशों के तेल के कुओं और उनके शहरों को निशाना बनाएगा।
सऊदी अरब और यूएई जो अपने देश को बिजनेस का केंद्र बना रहे, वो युद्ध की आग में नहीं जलना चाहते थे। एक और कारण हथियारों और जहाजों की तैनाती का भी था। किसी भी बड़े युद्ध के लिए अमेरिका को अपने सबसे बड़े युद्धपोत की जरूरत होती है, लेकिन 15 जनवरी को अमेरिका का सबसे आधुनिक जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन इस घटना स्थल से काफी ज्यादा दूर था। यह जहाज परमाणु ऊर्जा से चलता है और अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमान लेकर चलता है। पेंटागन के अफसर जानते थे कि बिना इस तैरते हुए किले के ईरान जैसे बड़े देश पर हमला करना खतरनाक होगा। अगर ईरान अपनी मिसाइलों से पलटवार करता तो अमेरिकी सैनिकों को हवा से सुरक्षा कौन देता? इसलिए अमेरिका ने जहाज को वहां पहुंचने का समय देने के लिए कुछ दिनों के लिए इस हमले को टालना ही बेहतर समझा। हालांकि इस कहानी में दो नए खिलाड़ी और भी आते हैं, चीन और रूस, जो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। जब एलॉन मस्क ने अपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को ईरान के ऊपर शुरू किया ताकि प्रदर्शनकारी अपनी बात दुनिया को बता सके, तो ईरान ने उसे बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि ईरान के पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन के साइबर एक्सपर्ट्स तेहरान में फिलहाल मौजूद हैं और वो ईरान को इंटरनेट पर दीवार बनाने में हेल्प करना चाहते हैं। चीन नहीं चाहता कि ईरान में अमेरिका की पसंद की सरकार आए, इसलिए वो ईरान की लगातार हेल्प कर रहा है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया। खबरों की माने तो पुतिन ने अमेरिका के दखल की निंदा की है और इसे विदेशी साजिश बताया। ये साफ है कि रूस और चीन एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं जहां पर वो अमेरिका को फंसा हुआ देखना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या युद्ध टल गया? आज तक की जो अपडेट है, आज तक की स्थिति को देखें और ये सवाल पूछें क्या खतरा टल गया, तो इसका जवाब सीधे सीधे मुश्किल है, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। अमेरिका की मानवाधिकार संस्थाओं की जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान में अब तक 2677 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कुछ धीमे जरूर पड़े हैं, लेकिन सरकार अभी भी सख्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने 18 जनवरी को बयान दिया था कि हजारों लोग विदेशी ताकतों के भड़काए दंगों में मारे गए। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी तरफ यूएन ने अमेरिका में एक नया दांव चला है। अमेरिका ने ईरान और उसके व्यापारिक साथियों पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दी है। यानी अमेरिका अब मिसाइल के बजाय आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इन सब के बीच में गौर करने वाली बात यह कि अमेरिकी सेना ने अपनी जगह नहीं बदली। यूएसएस अब्राहम लिंकन अभी भी रास्ते में और कतर के एयरबेस पर भी हलचल सामान्य है। कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो इसे तूफान से पहले की खामोशी मान रहे हैं। अब अगर यह तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए चिंता की दो बड़ी वजह है। पहली, तेल की कीमतें। अगर समंदर का वो रास्ता बंद होता है जहां से तेल आता है तो भारत में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। दूसरी, चीन का एंगल। अगर अमेरिका और चीन ईरान आमने सामने आते हैं तो इसका असर एशिया की सीमाओं पर ही पड़ेगा। भारत हमेशा से बातचीत का पक्षधर रहा और 14 जनवरी के एडवाइजरी के बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय भी पल पल की खबर रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या तैयारी का समय है? निष्कर्ष क्या है इस पूरी कहानी का? क्या पिज्जा ठंडा होने के साथ जंग की गर्मी खत्म हो गई? जवाब है अभी नहीं। अमेरिकी रणनीतिकार इसे शांति नहीं, दोबारा और बेहतर तैयारी करना मान रहे हैं। वो जो कहावत है कि शेर जब शिकार से पहले रुकता है तो वो डरता नहीं है, वो अपनी जगह को और बेहतर कर रहा होता है। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास गवाह है कि उनका कोई भरोसा नहीं। 1 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के मामले में भी ऐसा लग रहा था कि बात बन गई है, लेकिन अगले ही पल एक्शन हो गया। ईरान को मिली ये राहत शायद तब तक है जब तक अमेरिकी युद्धपोत अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच जाते, जब तक इजराइल को तैयारी का वक्त नहीं मिल जाता, जब तक कतर, यूएई और बाकी के अरब देश जो हैं उन पर अमेरिका दबाव बनाकर अपनी तरफ नहीं कर लेता। अब दुनिया के सामने सवाल है कि क्या स्टारलिंक और टेक्नोलॉजी ईरान में क्रांति लाएगी? क्या ट्रंप के टैक्स वाला दांव ईरान को झुका पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में इतिहास का एक भयानक रूप हम आपको देखेंगे? जाते जाते एक सवाल आपसे भी, क्या अमेरिका को अब हमला करना चाहिए या आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान पर काम चलाना चाहिए? कमेंट करके आप बताइए और साथ ही ये भी बताइए, क्या अमेरिका जो कर रहा है वो दादागिरी है या फिर ईरान के अंदर की जो आवाजें हैं उनका साथ देना एक तीर से दो निशाना है? व्हाट्स योर टेक? प्लीज कमेंट। और किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं कि हम एक विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएं तो कृपया करके आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा आपका रिश्ता यूं ही चलता रहे। ऐसी तमाम किस्से, कहानियां, जियोपॉलिटिकल विषयों पर हम आपके लाते रहेंगे। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और हमारा एक नया गाना भी आ रहा है
बोलो राम, उसे भी आप जरूर देखिएगा। हमें वहां पर भी आपसे उतना ही प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।